सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। जब भी हम मुश्किल में होते हैं, किसी संकट में घिर जाते हैं या किसी फाइनेंशियल लॉस में आते हैं या किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो हमें तलाश रहती है एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की, एक ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपर्ट की जो हमें रास्ता दिखाए और हमें एक चमत्कारिक उपचार करे, चमत्कारिक रेमेडीज हमको दें ताकि हम अपने जीवन के संकटों से पार पा सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नोएडा दिल्ली की सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर जो नंबरोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा जो उनको महारत हासिल है टैरोट कार्ड रीडिंग में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ईशा कपूर मैडम से और उनसे जानेंगे आम जनता को होने वाली समस्याओं के निदान। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैम आप अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में हमें बताइए। आपको किस तरह की ज्योतिष विद्या का सबसे अच्छा ज्ञान है और आप किस तरह लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं? नमस्कार, मैं ही ईशा कपूर, टारो हीलर, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल लाइफ कोच। मैं पिछले 10 साल से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टारो की हेल्प से लोगों की हेल्प करती आई हूँ ताकि उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। उनका जो डेट ऑफ बर्थ और एस्ट्रोलॉजिकल जो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे पता करने में इजी रहता है कि वो जो इस लाइफ में वो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो क्या फेस कर रहे हैं और क्यों फेस कर रहे हैं। और टैरो की हेल्प से ये पता चल जाता है कि हम आगे उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। तो टैरो हमारे लिए एक गाइडेंस टूल बन जाता है। मैम आप क्योंकि एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि स्पिरिचुअल हीलर जो होते हैं वो किस तरह से सामने अपने जो आपके सामने लोग समस्या लेकर आते हैं उनको किस तरह आप अपनी हीलिंग को इंस्टेंट उनको एनर्जी देते हैं? एज अ स्पिरिचुअल हीलर मैं जो लोगों की जो जब भी वो अपनी प्रॉब्लम्स फेस करके जो बताते हैं उनकी एनर्जी पिक करके इंट्यूटिव रीडिंग के थ्रू मैं बता सकती हूँ कि वो प्रॉब्लम वो कहाँ फेस कर रहे हैं और उनके जो एक बर्थ चार्ट और न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न और अपना टैरो के अकॉर्डिंग मैं ये पता करने की कोशिश करती हूँ कि वो उनका टेम्पररी इशू है कि मतलब एक प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनका एक टेम्पररी फेज है या फिर कोई मेजर कार्मिक ब्लॉकेज की वजह से वो लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में या एजुकेशन में। तो हम उसी तरह से उनकी न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न से हमें उनका बिहेवियरल पैटर्न पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बर्थ चार्ट या जो हमारा न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें इतनी कई बार बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारा सोच का नजरिया मतलब ऐसा होता है कि हमें चीजें बड़ी लगने लग जाती ओवर एनालाइजिंग और ओवर थिंकिंग के थ्रू। तो कई बार हमें ये पता करना होता है कि ये जो सामने वाला इंसान जो हमसे पूछ रहा है वो उसका बिहेवियरल पैटर्न की वजह से उसको दिक्कत आ रही है कि उसका नजरिया लाइफ की तरफ नेगेटिव है या फिर टेम्पररी प्लैनेटरी पोजीशन उसको इफेक्ट दे रहे हैं, ऐसी दिक्कतें दे रहे हैं या फिर कोई मेजर कार्मिक ब्लॉकेजेस की वजह से वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो हमें एक हीलर का काम ही ये होता है कि हम उसकी मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल चीजों को जाने और उसको मेंटल क्लैरिटी दे कि उसको आगे लाइफ में कैसे उसको आगे बढ़ना चाहिए। क्या उसको अपने सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है या फिर अपने लाइफ में परिवर्तन करने की जरूरत है या फिर आगे ऐसा क्या है जो जिससे की वजह से वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। तो हम उसको उसी तरह से गाइड करते हैं। अभी आपने एनर्जी हीलिंग की बात की, तो मैम ये एनर्जी हीलिंग किस तरह काम करता है, प्लीज इसके बारे में डिस्क्राइब करिए। एनर्जी हीलिंग जो होती है वो हमारे लाइफ के नेगेटिव ब्लॉकेजेस को दूर करता है। कई बार होता है कि अब ये ब्लॉकेजेस बहुत तरीके से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेंटल ब्लॉकेजेस होती है जो हमारी खुद की क्रिएट करी हुई होती है क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते। हम अब पहले ही गिव अप कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमारा कहाँ से आता है, सेल्फ डाउट से आता है। क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस में इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हम कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते अपने ऊपर कि हम कोई भी मतलब प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ये हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये ब्लॉकेज वो क्रिएट कर देते हैं कि मेंटल ब्लॉकेज आ गया कि आपको पहले ही लग गया कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपने पहले कोशिश करना ही छोड़ दिया।
और दूसरा नेगेटिव एक ब्लॉकेज आता है जो दूसरे लोगों के थ्रू क्रिएट किया हुआ होता है, कि जैसे आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, आपकी अच्छी फैमिली भी है, आप करियर में भी अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशन में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं, खासकर कई बार अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेलसी और इनसिक्योरिटी के कारण वो देखना नहीं चाहते आपको आगे बढ़ते हुए, तो वो नेगेटिव एनर्जीज सेट करते हैं जो भी आपके वो भी आपके ब्लॉकेजेस का कारण बन जाते हैं। तो दो तरह के ब्लॉकेजेस होते हैं, एक होते हैं मेंटल ब्लॉकेज जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू, सेल्फ डाउट के थ्रू। दूसरा होता है नेगेटिव ब्लॉकेजेस, जो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस जो कोई और हमें अपनी जेलसी, अपनी इंसिक्योरिटी के थ्रू सेंड कर रहा है, क्योंकि वो इंसान हमें आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो आपके बिहेवियरल पैटर्न की वजह से आपकी अपनी खुद की क्रिएट की हुई ब्लॉकेज है, या वो ब्लॉकेज कहीं और से आ रही है। मैम आजकल तो वो हम उसी तरह से फिर जी स्पिरिचुअल रेमेडीज के थ्रू हम हीलिंग देते हैं। मैम आजकल आप जैसे हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो फाइनेंशियल और बिजनेस इश्यूज को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं, काफी मुश्किल समय में रहते हैं। तो ऐसे जब कस्टमर आपके सामने आते हैं, आपके जो जो क्लाइंट हैं आपके सामने आते हैं, तो आप उनको किस तरह उनको ट्रीट करते हैं, किस तरह की उनको रेमेडीज प्रोसेस देते हैं आप उनको? अभी जो अगर पहले तो हमें ये पता करना पड़ता है कि वो ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कितने टाइम से कर रहे हैं, लंबे टाइम से कर रहे हैं, ये अभी फिलहाल का ही कोई रीजन है। अगर वो लंबे टाइम से करेंगे तो दैट मीन्स समटाइम्स कि ऐसा होता है कि वो कोई मेजर कार्मिक ब्लॉकेज से गुजर रहे हैं, कार्मिक रीजन से गुजर रहे हैं, और उस कार्मिक ब्लॉकेज को जब तक वो ठीक नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम रिपीटेडली आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप लॉस हो, या जो फिजिकल कोई हेल्थ इश्यू चल रहा हो, तो वो रिपीटेडली फेस करेंगे जब तक कि वो उस कार्मिक ब्लॉकेज को क्लियर नहीं कर लेते। ठीक है। दूसरा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्लैनेटरी जो पोजिशंस चेंज होती है, कई बार वो टेम्पररी इफेक्ट आता है, कि जैसे कोई महादशा या कोई अंतरदशा, कोई ऐसा प्लैनेट का आपका इफेक्ट आ रहा है जो प्लैनेट आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, ठीक है, वो फ्रेंडली इनकम्पैटिबल है। तो वो खासकर ऐसा तब होता है जैसे मेजर जो चेंजेस इंसान की लाइफ में आते हैं वो राहु, शनि और केतु की दशाओं में आते हैं, जो क्योंकि मेजर कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं जो आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स क्रिएट करने आते हैं। लेकिन वो हर्डल्स क्रिएट इसलिए होते हैं ताकि हम उससे कुछ लेसन ले, कुछ अपने अंदर परिवर्तन करें, अपने लाइफ में परिवर्तन करें, उस लाइफ के लेसन को सीखे, और फिर जब तक उस लेसन को हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो समझ ली भगवान का ही इशारा है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम देने का, कि आप उसकी लाइफ को समझे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को कहाँ फेस करो, क्यों कर रहे हो, उसको समझने की जरूरत है। कि तभी आप जब तक आप समझोगे नहीं उस लेसन को तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, और वो रिपीटेडली आपके लाइफ में प्रॉब्लम वो रिपीटेडली आएगी। मैम क्योंकि तो आप हमें उसी तरह से देखना पड़ता है। क्योंकि आप एक सीनियर टैरोट कार्ड रीडर हैं, सो मैम टैरोट रीडिंग को एक अभी अपने भारतीय समाज में एक भ्रम के रूप में देखा जाता है। मैक्सिमम लोग ये दावा करते हैं कि टैरोट कार्ड या टैरोट रीडिंग जो होती है वो एक भ्रम है और लोगों को गुमराह करने के लिए एक माध्यम है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कितनी सत्यता है? पहला तो ये क्वेश्चन ही लोगों के दिमाग में गलत है कि टैरो से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। टैरो प्रिडिक्शन करने के लिए होता ही नहीं है। टैरो सिर्फ आपको गाइडेंस देता है, वो भी आपकी एनर्जी को पिक करके, कि आप आज मेरे सामने आए हो, आपकी जो इंटेंशन है मन, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। भले ही कई बार लोग होते हैं कि ऊपर से हंस रहे लेकिन वो अंदर ही अंदर उनके नेगेटिव इमोशन चल रहा है, नेगेटिव इंटेंशन है, ठीक है। और वो सवाल भी ऐसा आपसे तो नेगेटिव इंटेंशन मतलब नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है। तो उस वजह से वो एनर्जी को पिक करके ही टैरो आपको जवाब देगा। टैरो इज अ मिरर रिफ्लेक्शन, आप जैसा सवाल पूछोगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। टैरो का पहला रूल ही यही होता है कि जब भी आपको, अगर आप टैरो से सच्चाई में अगर जानना चाहते हो अपनी लाइफ के बारे में, कि आपको गाइडेंस चाहिए, प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ गाइडेंस की बात कर रही हूँ, कि आपको अपनी लाइफ के बारे में सच में गाइडेंस चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है और कहाँ पे बढ़ना है और क्या आपको चेंजेस लाने की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत है कि अपनी पॉजिटिव इंटेंशन रखिए। इंटेंशन आपकी अच्छी होगी और आपका माइंड पॉजिटिव होगा, तभी आपको टैरो पॉजिटिवली और सही तरीके से जवाब दे पाएगा।
मैम अगर अगर आप नेगेटिव इंटेंशन रख के नेगेटिव माइंडसेट से टैरो से कोई सवाल पूछ रहे हो तो जवाब भी आपको फिर एक्यूरेट नहीं मिलेगा उस हिसाब से, और वो जवाब भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि आपने नेगेटिव माइंडसेट नेगेटिव इंटेंशन रख के पूछा। इसलिए तो जब भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले तो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट रखिए कि ये चीज जो है मुझे सही गाइड करेगी। दूसरा होता है आपका इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन, देन आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव माइंडसेट। जब तक आप वो पॉजिटिव नहीं करोगे तो टैरो आपको हेल्प नहीं कर सकता, फिर आप कहीं भी चले जाओ आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा। मैम अगर आपकी बात को प्रमाणिक माना जाए तो एक बात जो स्पष्ट होती है तो उसमें ये निकलता है कि जो टैरोट कार्ड से जो आप किसी के सामने अपने विचार व्यक्त करते हैं वो सामने वाले पर्सन की मनोदशा पर निर्भर होता है। एक तरह से वो जो व्यक्ति सोच रहा है आप उसको डिस्क्राइब करते हैं कार्ड के जरिए। अगर मैं मान लीजिए कुछ कोई व्यक्ति मुश्किल समय में आपके सामने आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम या डिजीज, कोई मेडिकल डिजीज का प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में आप उनको किस तरह की रेमेडी देते हैं, मतलब किस तरह की आप उनको मंत्र देते हैं, पूजा पाठ देते हैं या कोई अपने स्पेल देते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल से बाहर आ सके? जैसे कि अगर कोई भी हमारे सामने अगर आता है, अगर कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो सबसे पहले तो हम उसका तीनों चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ब्लेंडेड तरीका है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो के तीनों की तरफ से देखती हूँ। ठीक है, तो एक मुझे पता चल जाता है कि वो उनका, वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो टेम्पररी फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, या कोई मेजर कार्मिक ब्लॉकेज है, या फिर वो उनका ये खुद का क्रिएट किया हुआ एक नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव थिंकिंग है कि वो कुछ नहीं कर सकते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ आपका लैक ऑफ करेज और सेल्फ डाउट की वजह से भी हम आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते और ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से हम पहले वही देखते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आ रही है। अब अगर बात आती है कि ठीक है आपकी माइंडसेट भी ठीक है आपका, मतलब लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसी प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से आ रही है, प्लैनेटरी इफेक्ट आपका जो भी आ रहा है, तो उस प्लैनेटरी इफेक्ट को देख के हम टैरो से भी देख सकते हैं और हमें एक गाइडलाइन पता चल जाती है कि हाँ ये प्लैनेट हमें परेशान कर रहा है, इस प्लैनेट की वजह से हमें परेशानी हो रही है। अगर हम ये प्लैनेट का रेमेडीज करेंगे, देखिए धर्म और कर्म दोनों साथ चलते हैं। अगर आप ये सोच लोगे कि मैं सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ चैंटिंग करूं, रेमेडीज करूं और काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें आ रही है, मेजर कार्मिक ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो दैट मीन कार्मिक मतलब कर्मा, कर्मा से रिलेटेड होता है वो। तो आपके कर्म और धर्म दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी आप उस ब्लॉकेज को पार कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम को पार कर पाएंगे। तो मेरा यही रहता है कि मैं हमेशा रेमेडीज ऐसे बताती हूँ कि जो आपको धर्म को भी निभाए और आपके कर्म को भी निभाए। जब तक आप धर्म करते रहोगे, कर्म नहीं करोगे अपने सही, तो आप कुछ भी कर लो, आपका कुछ भी सही नहीं हो सकता लाइफ में। लेकिन अगर आप धर्म के साथ साथ कर्म भी सही रखोगे तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। तो हमारा काम है गाइड करना, फॉलो आप उसको अपने पॉजिटिविटी और अपने फेथ से करोगे, क्योंकि किसी भी चीज में ट्रस्ट होना जरूरी है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते किसी भी चीज पे तो कोई भी रेमेडी आपके लिए काम नहीं करेगी। मैम क्योंकि आप एक एक्सपर्टाइज टैरोट कार्ड रीडर हैं प्लस आप एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हैं, तो इसको अध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए? क्या आपका जो प्रोडक्शन होता है किसी के लिए, या आप कोई एनर्जी पावर जब किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड कराते हैं, तो आप अपनी सेल्फ आध्यात्मिक पावर को कैसे मैनेज करते हैं, या किसी कोर्स के जरिए आप ये सब अचीव करते हैं? नहीं, जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो ऑटोमेटिकली उसमें ये तीनों चीजें ही आती है, एस्ट्रोलॉजी भी, न्यूमरोलॉजी भी और आपका टैरो भी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप भगवान के सामने मंदिर में खड़े होके आप माला जप रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। ठीक है, आपकी एक स्पिरिचुअलिटी ये होती है कि आपने अपने नॉलेज और अपने विजडम, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कितने लोगों का भला किया अपने आसपास, चाहे वो जरूरी नहीं कि लोगों का ही भला हो, अपनी फैमिली के आसपास भी, हम अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फैमिली के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, उनके साथ भी वो जस्टिफाइड लाइफ जी पा रहे कि नहीं जी पा रहे, वो भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आता है। किसी से बदला लेना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बदलाव लेकर आना अपनी लाइफ में वो स्पिरिचुअलिटी है। अब वो स्पिरिचुअलिटी
सिर्फ इतना तक नहीं है कि आपको सिर्फ भगवान को ही पूजना है। आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप अपनी पूजा पाठ, आप किसी भी भगवान को मानते हो, अपनी पूजा पाठ के साथ साथ आपको अपने कर्मों में भी ध्यान रखना चाहिए। वही सच्ची स्पिरिचुअलिटी है। आप तभी अपनी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आप अपनी सेल्फ आध्यात्मिक पावर को मैनेज करने के लिए क्या आपका रास्ता होता है, क्या प्रोसेस होता है मैम आपका? मेरा तो यही होता है कि जो मेरा मेरा भी यही रहता है कि मैं धर्म और कर्म दोनों में विश्वास रखती हूँ। तो धर्म के हिसाब से मैं रोज अपना मेडिटेशन जो करती हूँ वो अकॉर्डिंगली वो मेरा चलता है। और कर्म के अकॉर्डिंग की मैं लोगों के हेल्प कर पाऊँ, उनके काम आ पाऊँ। और जो भी और वो भी निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग मुझे मतलब ऐसे भी मिल जाते हैं जो लोग बहुत परेशान होते हैं और उनको नहीं समझ में आता। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, तो ट्रैवल करते करते कोई मुझे मिले, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पे किसी काम की वजह से आई थी। तो उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि वो बोला कि मैम मैं इस प्रॉब्लम में हूँ और मैं लीगल ट्रबल में फंस गया हूँ ऐसे करके, और ये मेरा काम प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब ये लीगल इशू चले ही जा रहा है काफी टाइम से, और मैं इस वजह से मेरा काफी नुकसान भी हुआ, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, करियर का लॉस भी हुआ। तो मैंने उनको क्योंकि अब वो अचानक से मिल गए, मैंने ना सोचा था कि वो मेरे से मिलेंगे, ना उन्होंने सोचा होगा कि ट्रैवल करते करते वो मुझसे मिल जाएंगे। तो मैंने अपना फर्ज समझा, तो मैंने सिर्फ उनको यही कहा कि ठीक है आप। फिर मैंने उनका जो मेरा एक प्रोसेस है, मैंने अपना उनका डेट ऑफ बर्थ देखा, और डेट ऑफ बर्थ देख के ही मैंने उनकी सारी चीजें देखी, और एस्ट्रोलॉजिकली भी देखी, न्यूमरोलॉजिकली भी देखी। उस टाइम मेरे पास टैरो कार्ड्स तो थे नहीं, तो मैंने जस्ट अपने इंट्यूशन के बेसिस पे उनको अपना जो है उनका बर्थ चार्ट के हिसाब से उनको रेमेडीज बताई। मैंने कहा ये आप करो, और मेरे इंट्यूशन के हिसाब से अगले 1 साल के अंदर अंदर आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। बस आपको अपना ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है और पॉजिटिविटी रखनी है माइंड में। तो यही मेरी मेन थिंकिंग है कि आप जब आपको हेल्प करने का मौका मिले तो आप हेल्प कर दो, बिना किसी उसके अपने स्वार्थ के। तो मैंने बस उन्होंने बोला कि मैम आपके में कैसा, मैंने कहा आपका काम बन जाएगा, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो मैम कई बार इंसान की ब्लेसिंग्स ही काम कर जाती है आपके आगे बढ़ने में। टैरोट कार्ड रीडिंग में मैनिफेस्टेशन को एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाता है, मैनिफेस्टेशन को। और आजकल हम देखते हैं कि लोग चाहे मनी का मैटर हो, बिजनेस का हो, रिलेशनशिप का हो, या इंस्टेंट कुछ भी अचीव करने का सब्जेक्ट हो, लोग मैनिफेस्टेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैनिफेस्टेशन रियल में वर्क करते हैं या केवल एक गुमराह करने का प्रोसेस है? नहीं, मैनिफेस्ट कभी गुमराह करने का प्रोसेस नहीं होता। बस ये है कि मैनिफेस्ट करने के लिए आपको काफी चीजों को मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको ये है कि मैंने सबसे पहले चीज बताई आपको कि किसी भी चीज को करने के लिए आपको ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। आप ट्रस्ट रखोगे तो रेमेडीज मैजिक करेगी, आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो रेमेडीज नहीं करेंगी। तो इसी तरह मैनिफेस्टेशन भी ऐसा ही है कि सबसे पहले ये चीज है कि आपको चाहे रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट करना है, या अपने जॉब के लिए करना है, फाइनेंस के लिए करना है, किसी भी चीज के लिए मैनिफेस्ट करना है, तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखना जरूरी है। अगर आप, हाँ, सबसे पहली चीज ये है जो मैं आजकल देखती हूँ कि रिलेशनशिप में अगर कोई आपको किसी को मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए सामने वाले की विलिंगनेस भी होनी चाहिए। अगर वो एक तरफा प्यार है और सामने वाला आपकी तरह विलिंगनेस नहीं रखता, तो वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तब काम करती है जब अगर कोई दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन किसी वजह से उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उस चीज को आप दूर करने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए और इस इंसान से मेरे सारे कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता, आप जबरदस्ती उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, अट्रैक्शन स्पेल यूज कर रहे हो, तो वहां मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाले की विलिंगनेस नहीं है आपकी तरफ। तो ये चीज बहुत जाननी बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि अभी आजकल हम देखते हैं मैनिफेस्ट करने। सोशल मीडिया पर, खासकर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोच वर्ल्ड काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लोग अलग अलग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर्स हैं,
वो स्विच वर्ड्स के आधार पर लोगों से ये दावा करते हैं कि ये स्विच वर्ड्स 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में या 1 महीने में आपको करोड़पति बना सकता है या आप अपनी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। तो मतलब कहाँ तक सच्चाई है? ये स्विच वर्ड की सच्चाई से भी पर्दा हटाइए मैम। मैं किसी पे कमेंट तो नहीं करना चाहती क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है वो कैसे करते हैं, बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है चीजों को। कभी भी कोई चीज ऐसा कुछ नहीं होता कि वो इमीडिएटली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमारे प्लानिटरी इफेक्ट से जुड़ी हुई होती है, प्लानिटरी पोजीशन से जुड़ी हुई होती है, और किसी भी प्लानिटरी इफेक्ट को, प्लैनेट्स को अपने हिसाब से घुमाना इतना इजी नहीं होता। इट्स नॉट दैट इजी कि आपने यू स्विच वर्ड लिखा, तेज पत्ता में लिख दिया या आपने किसी कागज में लिख दिया और आपका इमीडिएटली आपका 1 हफ्ते में हो गया वो काम। ऐसा नहीं होता। तो उसको वक्त लगता है, लेकिन हाँ वक्त लगता है, उसके साथ साथ आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है, ट्रस्ट रखने की जरूरत होती है। इट्स जस्ट लाइक दैट मैनिफेस्टेशन में आपको एक चीज बता देती हूँ। जैसे आप पहले हम क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे कि हमारे मन में कोई इच्छा होती थी, हम मंदिर जाते, चाहे मनसा देवी जाते हैं या कोई ज्वाला देवी जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं, वहां हम क्या करते हैं, अपनी मान्यता मांग के माता के आगे अपनी जो मन्नत है हमने आगे उनके आगे अर्पण कर दी कि माता ये मेरी विश है, ये चाहे वो शादी की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे फाइनेंशियल की हो या करियर की हो, कि मेरा ये काम हो जाए। हम क्यों करते थे वो काम? वो हमारी मैनिफेस्टेशन है कि हमने अपने भगवान पे विश्वास रख के अपनी अर्जी दे दी। अब उसको वो दे दी तो वो हमने भगवान के ऊपर विश्वास करके रख दिया और वो हमने उसको लेट गो करना होता है, उसको सरेंडर करना होता है। जैसे हम भगवान से ये तो नहीं कह सकते ना भगवान हमने आज ही आपको ये दे दिया और अभी के अभी 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी मान्यता पूरी कर दो क्योंकि हम आपकी लाइन में खड़े हैं। होता है ऐसे? नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है ना कि हमें अपनी मैनिफेस्टेशन मतलब हमने अपनी मन की इच्छा सच्चे मन से जो हम मांगते हैं, अपनी अच्छे इंटेंशन से, सच्चे मन से, पॉजिटिव माइंडसेट से जो भी मांगते हैं, हमने भगवान को मान के वो अपनी अर्जी भगवान को दे दी और उसको लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, वो चीज आपके अगर आपके हित में होगी तो वो चीज पूरी आपको जरूर हो जाएगी। तो अभी ये चीज माइंडसेट में मतलब नहीं रखना चाहिए जी। अभी तो अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव रखना जरूरी बहुत होता है। जी मैम, अभी सोशल मीडिया का जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोसेस है मैम, उसमें राहु जो प्लेनेट है उसको एक खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। उसको राहु ग्रह को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे दुनिया में जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा है, किसी की लाइफ में अगर एक तूफान आ रखा है तो उसका जो मेन जो कारण है वो राहु है। तो आपको क्या लगता है मैम कि क्या हमारे जीवन में जो भी कुछ ब्लैकनेस है, जो भी मुश्किलें हैं, वो राहु के द्वारा जनित है? और अगर आपको लगता है कि ये राहु के द्वारा सारा कुछ नेगेटिव प्रभाव है तो किस बेस्ट रेमेडी से राहु को शांत किया जा सकता है? अभी जो केतु का जो गोचर चल रहा है 18 दिसंबर 2026 तक चलेगा तो ये सभी के लिए नहीं है एप्लीकेबल। पहली बात तो ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल, अभी सबसे ज्यादा उनको इफेक्ट करेगा उन्हीं लोगों को जिनके बर्थ चार्ट में राहु का कोई महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है या फिर कोई अंतरदशा चल रही है, उन्हीं को ज्यादा ये इफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा। या उनके जो डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई राहु का इम्प्लीकेशन आ रहा है तो उनको ये चीज इफेक्ट होगा। अदरवाइज सब लोगों के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो अपने दिमाग से ही प्लीज दिमाग को क्लियर कर दीजिए। पहले अपना ये देखिए कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं राहु का इम्प्लीकेशन नहीं है, आपके बर्थ चार्ट में भी कोई महादशा नहीं चल रही है, कोई अंतरदशा राहु केतु की नहीं चल रही है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये जस्ट एक फेज है, वो निकल जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट करेगा जिनके लाइफ पे राहु की या केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर किसी का मेजरली जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि नंबर 4 जो होता है वो राहु को दर्शाता है या फिर नंबर 7 केतु को दर्शाता है। तो वो उसका अगर आपके बर्थ चार्ट में 10वीं नंबर अगर 4 है या 7 है तो उनको ये इफेक्ट ज्यादा होगा। अब बात आती है अच्छे और बुरे की, तो हर प्लैनेट का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो अच्छा क्या होता है कि राहु आपको रातों रात तरक्की दिलाता है, ठीक है।
और केतु क्या होता है, आपको थोड़ा सा अगर मतलब स्पिरिचुअल बनाता है। अब इसका अगर मैं आपको नेगेटिव इफेक्ट बताऊं, तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि राहु आपको टेम्पटेशंस में डालता है, जैसे कि इजी मेकिंग मनी में। उसमें क्या आपको लगेगा कि इजी मेकिंग मनी, शॉर्टकट आपका लगेगा कि शॉर्टकट तरीके से पैसा कैसे कमाया जाए, तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और केतु का जो है, अगर उसमें अगर नेगेटिव में जाए तो उसमें क्या होता है कि वो आपको डिप्रेशन में डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं चीजों को। तो इनसे हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब ये 18 दिसंबर 2026 तक ये जो चल रहा है, तो इनकी चीजों को क्योंकि मेजर कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं, तो जो लोग मेजर कार्मिक ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए रेमेडी सबसे पहले तो ये रहेगी कि बर्ड्स को, चिड़ियों को सुबह बाजरा डालिए रोज, डेली। दूसरा क्या रहेगा कि आप केतु के लिए आप जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको आप फीड करिए, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करिए, चाहे वो रोटी हो, बिस्किट हो, या फिर कच्चा दूध हो। और वो आपको रेगुलरली करना है, बिना ये सोचे समझे कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। ये सोचिए कि मैंने किसी भी लाइफ टाइम में अगर मुझसे कोई भी भूल चुक हुई तो उसका वो मैं ऋण चुका रहा हूं। तो हमें सिर्फ अपना ऋण चुकाने के लिए ही ये टाइम आता है कि हमें मेजर कार्मिक जो डेप्ट्स होते हैं हमारे, उसको हम कैसे क्लियर करें, उसके लिए टाइम आता है। हमें डराने के लिए नहीं आता, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। तो हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है। हमें ये बस सोचना है कि अगर हमारे कर्म सच्चे, हमारा दिल सच्चा, तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। मैम, अभी जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है कि अभी जैसे कि सिंह राशि है या धनु राशि है या मीन राशि है, ये तीनों राशियों पर शनि देव की ढैया लगी हुई है मैम। और शनि देव की ढैया से अधिकतर लोग घबराते हैं, डरते हैं, भयभीत रहते हैं। तो आप जो जो सिंह राशि वाले हैं, धनु राशि वाले हैं या मीन राशि वाले हैं, इनको इनके लिए कुछ ऐसा आप उपाय बता सकते हैं कि जो ढैया का असर कम हो जाए और उन पर शनिदेव की कृपा हो? जैसा कि शनिदेव की जो कृपा अगर आपको पानी है, तो सबसे पहले तो ये है कि शनिदेव है जो जस्टिस के देवता, मतलब न्याय के देवता बोला जाता है। तो सबसे पहले तो अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों को सीधा रखिए, साफ रखिए, सच्चा रखिए, और ईगो में मत आइए। ईगो को दूर रख के अपने ये सोचिए कि क्योंकि ये जितने भी दशाएं चलती है, चाहे राहु की हो, केतु की हो या शनि की हो, ये हमें ये सिखाता है कि इस टाइम हमें अपने ईगो को भूल के बिल्कुल ग्राउंडेड होने, और सबकी अपने एक जैसा समान, सबके लिए जस्टिस करना है, न्याय करना है, और अपनी जिंदगी में भी न्याय लेकर आना है। किसी के साथ कुछ भी गलत कार्य नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे, कोई भी कितनी भी रेमेडीज कर लो, आपके वो खिलाफ ही जाएगी, आपके आपके साथ नहीं जाएगी। आपको कभी वो सही दिशा नहीं दिखाएगी, आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। तो अपने कर्मों को सही करना बहुत जरूरी है। अगर आपके कर्म सही है तो आप राहु केतु शनि सारे महादशाओं से या जितने भी आपके दशाएं हैं, अंतर दशाएं हैं, या फिर ढैया है या साढ़े साथी है, उनसे आप निकल जाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने कर्मों को सही रखना है, अपने माइंड में अपने पॉजिटिव रखना है, और अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा करनी है। अंडर प्रिविलेज लोग कौन आते हैं? जैसे जो मंदिर के आसपास जो लोग होते हैं, मंदिर में बैठते हैं, उन लोगों की आप सेवा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको रोज रोज करना है, लेकिन आप शनिवार या मंगलवार तो कर ही सकते हैं। मंगलवार या शनिवार कोई भी एक दिन चूज करके उन लोगों की हेल्प कीजिए जो लोग आप लोगों के आश्रय हैं। जैसे कि मंदिरों में जो लोग होते हैं, जो लोग वहां पे पुअर लोग बैठे रहते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। चाहे अपने सामर्थ्य अनुसार कीजिए, उसके लिए कोई आपको जरूरी नहीं कि आपको करोड़ों खर्च करने हैं, लाखों खर्च करने हैं। और अपने आसपास जो मेड सर्वेंट्स होती है, हाउस कीपिंग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनको आप जो भी, जैसे अभी सर्दी का टाइम है, तो आप सर्दी के टाइम में उनको आप उनके अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे चाय पिला सकते हैं या ब्लैंकेट दान कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, आपके कर्म आपके सही करेंगे। और आप जब ग्राउंडेड होके ये सब चीज करेंगे ना, तो आपको खुद को भी सुकून मिलेगा। और आप ये सोच के करिए कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ,
इन सब लोगों पे कि मैं बड़ा हूं और ये लोग मेरे से कमतर है तो मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचिए कि किसी न किसी जन्म में मेरे से भी कोई भूल चूक हुई होगी, तो मुझे अपना ऋण चुकाना है, अपने कार्मिक डेब्ट को क्लियर करना है और बिल्कुल निस्वार्थ होके करना है। जब आप निस्वार्थ होके, ग्राउंडेड होके लोगों की सेवा करेंगे तो आप अपने आप ही आपके कर्म भी सुधर जाएंगे, और कर्म सुधरेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी साढ़े साथी आ गई या ढैया आ गई, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये टाइम आपको सिर्फ सिखाने के लिए आता है। बी ग्राउंडेड, अपने ईगो को भूल के लोगों की हेल्प कीजिए, अपने कर्मों को सही कीजिए और टेम्पटेशन से मत फंसिए। जो इजी मनी लगे तो वो समझ लीजिए, वो जो इजी मनी होता है ना, वो सिर्फ टेम्पररी गेन देता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे ना कि हाँ भले ही रास्ता लंबा है लेकिन आगे जाके मुझे इसके रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे और वो स्टेबिलिटी लाएंगे मेरी लाइफ में, तो टेम्पटेशन में नहीं फंसना है, कर्मों को सही रखना है, नेगेटिव किसी के लिए कुछ नहीं करना है, लोगों की हेल्प करनी है और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ट्रस्ट रखना है और पूरी क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। मैम बस यही मूल मंत्र है इस चीज मैम का। एक बड़ा पेचीदा सवाल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ। मैम जैसे किसी की हॉरोस्कोप के 10th हाउस में जो कर्म स्थान होता है वहां पर अगर चंद्र शनि का एक कॉम्बिनेशन है, युति है, उससे मैम इसको काफी एक गंभीर रूप में लिया जाता है, क्योंकि अधिकतर एस्ट्रोलॉजर ये दावा करते हैं कि 10th हाउस में जब चंद्र शनि का विषयोग जिसको नाम दिया जाता है, जब ये बन जाता है तो लोगों को अपनी लाइफ में अपनी मदर के साथ या मदर समान फीमेल्स के साथ काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस देखने होते हैं, साथ ही उनको बिजनेस में भी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके लिए मैम आप क्या बेस्ट रास्ता सुझा सकते हो, इसका किस तरह से हल किया जा सकता है? देखिए, सबसे इनमें अगर आपको सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करना है, आपको लगता है कि चाहे कोई भी हाउस का कहीं भी कोई, चाहे चंद्र है चाहे शनि है चाहे कोई भी है, सबसे बेस्ट रास्ता है महादेव का। महादेव है वो चंद्र देव को भी कंट्रोल कर सकते हैं, चंद्र और शनि देव को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैम। तो इसमें जी, तो इसमें आपको महादेव को, आपको सबसे पहला, अगर आपको ऐसा कोई भी, अगर आपके ऐसी ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आप अपने घर से तांबे के लोटे और जो है, और आपके या जो भी आपके घर में अपना लोटा है, साफ सुथरे लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, अपने घर का पानी जो थोड़ा सा जो भी जल है वो ले जाके, और उसमें थोड़ा कच्चा दूध और आपका थोड़ी जो है थोड़ी सी मिश्री और थोड़े से चावल और थोड़े काले तिल, ये डाल के आप महादेव की पूजा कीजिए। और हर सोमवार को और शनिवार को आप उनको शिवलिंग में जल चढ़ाइए अपने घर से ले जाके, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपने घर से लेके जानी है। यहाँ तक कि जो जल चढ़ा रहे हैं वो भी आपके अपने घर का ही होना चाहिए। और जब आप शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे, उस शिवलिंग में जल चढ़ाते वक्त जब जलाधारी से जो पानी निकलता है, उस पानी को थोड़े से पात्र में ले आइएगा और अपने घर में उसको थोड़े से अपने ड्रिंकिंग वाटर में डाल सकते हैं, और या तो फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं, अपने पूरे घर में आप वो पानी छिड़क सकते हैं। उससे सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस, सारे आपके जो प्लैनेट्स है ना, वो आपके अपने आप ही आपके उसमें आपके स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि महादेव से बढ़कर कोई नहीं होता। महादेव इतनी शक्ति रखते हैं कि वो सारे प्लैनेट्स को अपने अलाइन कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। बस ये है कि ये काम एक दिन में नहीं होगा, तो आपको ये रेगुलरली हर मंडे और हर शनिवार, आपको ये हर सोमवार और हर शनिवार आपको ये काम करना पड़ेगा, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना पड़ेगा कि महादेव मेरे प्रॉब्लम को जरूर रिजॉल्व कर देंगे, चाहे बड़ी से बड़ी कोई भी मुसीबत आ जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे कोई भी प्लैनेट हो, वो महादेव के आगे छोटा है, तो महादेव की पूजा कीजिए और वो सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। मैम क्योंकि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो हमारा अगला जो सवाल है वो न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मैम न्यूमरोलॉजी, अगर कोई क्लाइंट अगर आपके पास आता है, कोई हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ अगर आपके साथ आते हैं और वो आपको बोलते हैं कि हमारा रिश्ता खराब है और डिवोर्स की स्थिति पर आ चुका है, तो आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप इसको डिस्क्राइब करिए कि आप उसको कैसे, ये उनको डिफाइन करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता क्यों खराब हुआ और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
इसमें तो ये है कि अगर हमारे पास उन दोनों की जन्म पत्री है, तो हमें उनका हस्बैंड और वाइफ की जन्म पत्री देख के उनका हमें एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा और उनकी प्लैनेटरी इफेक्ट्स भी पता चल जाएंगे कि आपस में वो कंपैटिबल है या नहीं है। हम सबसे पहले हमें कंपैटिबिलिटी जानना जरूरी है कि क्योंकि कहीं ना कुछ इनकम्पैटिबल है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है या डिवोर्स तक बात पहुंच गई या रोज क्लेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं और उनकी वो स्थिति वैसे एक साथ रहने की नहीं बन पा रही है। तो अब इसमें वही चीज है, एक जने के काम करने से नहीं बनेगा। हमें अगर हम कोई रेमेडीज हम देते भी हैं तो हम देते ऐसी हैं जो वो दोनों साथ मिलके करें, वो रेमेडीज तभी काम आएंगी। और दोनों की विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ हमें अपने रिश्ते को सुधारना है। जब दोनों का एक जैसा सोच रहेगी, एक जैसे आपकी मेंटल क्लैरिटी रहेगी, हाँ अपने रिश्ते में हमें काम करना है, तब आप रेमेडीज करोगे, तब जाके वो फल देगा। अब प्लस आपके खुद के भी कर्म होने चाहिए वैसे कि आप एक दूसरे को समझो और आपकी दोनों की विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ हमें अपने रिश्ते में काम करना है, उसको सुधारना है और आगे जाके उसको ऐसे अपने फैमिली के लिए उसको और अपने रिश्तों में अच्छी तरह बैलेंस लेकर आना है और नेगेटिव ब्लॉकेजेस को हटाना है। तो अपनी सोच को सीधा करने की जरूरत है, पॉजिटिव करने की जरूरत है और रेमेडीज दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तभी वो चीज आगे फलदायी होगी। मैम आजकल ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं काफी लोग होते हैं और यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर इसका काफी प्रचार भी किया जाता है मोबाइल नंबर से रिलेटेड, जिसमें ये दावा किया जाता है कि अगर मोबाइल नंबर में जो 8 का अंक है वो 2 से 3 बार या 4 बार अगर रिपीट हो रहा है तो वो नंबर लोगों के फाइनेंशियल लाइफ को इफेक्टेड करता है, पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। ये बात कहाँ तक सही है मैम? नंबर हमारे जीवन को कितना प्रभावित करते हैं? नंबर्स जो होते हैं, जैसे हर एक नंबर का हर इंडिविजुअल नंबर का अपने एक नेगेटिव ट्रेट होता है और एक पर्सनल ट्रेट होता है। तो ये सिर्फ मोबाइल नंबर तक सीमित नहीं है। अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में भी कोई एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो अपना नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाएगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट ही दिखाएगा। किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, अगर नंबर 8 को ही ले लीजिए, अगर नंबर 8 एक सिंगल नंबर अगर बोला जाता है पावर और सक्सेस का नंबर होता है, मटेरियल वेल्थ का अच्छा नंबर होता है, लेकिन अगर ये 8 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में या आप किसी भी आपके इसमें मोबाइल नंबर में बार बार रिपीटेडली आ रहा है 8 8 8 8 करके, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा आपको। आपको हद से ज्यादा जिद्दी बना देगा, आपको हद से ज्यादा नेगेटिव थिंकर आपको बना देगा। रिजिडनेस, स्टबर्ननेस, आपके अंदर जिद, आपके अंदर अकड़, ईगो, वो चीज बढ़ जाती है। उसका जो एक डिग्री जो है ना वो एकदम से ऊपर चला जाता है। तो अपने नंबर्स को बैलेंस रखने की जरूरत है हमें कि हम ऐसे रिपीटेड नंबर्स ना लें। जैसे कई लोगों को शौक होते हैं ना नंबर्स को कि उनको रिपीटेड नंबर्स वाले नंबर अच्छे लगते हैं। रिपीटेड नंबर्स कई बार आपको हानि ही देंगे क्योंकि वो उसका एक्सेसिव में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। सिंपल वर्ड से समझाऊं तो एक्सेसिव में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। नंबर का बैलेंस होना जरूरी है। तो ये मतलब नहीं होता कि नंबर कितनी आपके रिपीटेडली आपके मोबाइल में आएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर का जो टोटल आता है वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है, वो मैटर ज्यादा करता है। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो वो तो फिर कुछ भी आपके लिए वो रिपीटेड नंबर तो सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है कि आपके मोबाइल नंबर में सिर्फ 1111 आ रहा है, 7777 आ रहा है या 9999, वो सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो मतलब इफेक्ट आ रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है आपको। तो हर नंबर हो या प्लैनेट हो, सबका एक तरह से बैलेंस होना जरूरी है, तभी वो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाएगा। अगर कोई भी चीज एक्सेसिव में हो जाए तो फिर वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिखाएगा। तो वही चीज समझनी जरूरी है। क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैम ये तीनों जो एस्ट्रोलॉजी के जो टाइप्स हैं ये तीनों में आपस में टकराव भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन बैठा पाते हैं मैम? मैं आध्यात्मिक दृष्टि से इसको मैं ऐसे काम में लेकर आती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से हमें ये पता चल जाता है कि जो भी आप जब भी पैदा हुए हैं उस टाइम ग्रहों की दशा क्या चल रही थी, ग्रहों की चाल क्या थी, कौन से प्लैनेट्स आपकी कंपैटिबल है, कौन से प्लैनेट्स आपके कंपैटिबल नहीं है, वो हमें ग्रहों की एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है।
न्यूमरोलॉजी से ये पता चलता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, उसमें डेट ऑफ बर्थ में आपका सिंगल जो बर्थ डे नंबर है, बर्थ डेट नंबर है, और जो टोटल नंबर आता है, जो डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर जो होता है, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें तभी आपके ये एस्ट्रोलॉजी से आपका बर्थ चार्ट और न्यूमरोलॉजी से क्या आपका नंबर चार्ट, ये दोनों देख के ही पता चल जाता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, और आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका जो एक पर्सनालिटी ट्रेट है वो क्या है। आपकी वही सारी चीजें, उन्हीं पे चीजें आ जाती हैं कि आपकी ये आपकी खुद की क्रिएटेड है नेगेटिव थिंकिंग, या कोई मेजर कार्मिक ब्लॉकेज है, या टेम्पररी कोई प्लैनेटरी फेस चल रहा है जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उसको ब्लेंड करके एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी को ब्लेंड करके हम टैरो से, फिर हम टैरो का इस्तेमाल करते हैं लास्ट में, कि अब तो हमें पता चल गया कि इस इंसान का बर्थ चार्ट के हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशंस क्या थी इसके बर्थ के टाइम पे, इसका डेट ऑफ बर्थ पैटर्न पता चल गया कि इसका बिहेवियर पैटर्न और नंबर पैटर्न किस हिसाब से कंपैटिबल है या नहीं है। अब आता है टैरो, कि अब हम जो है कि टैरो रास्ता दिखाएगा कि हमें इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। टैरो हमें गाइड करेगा, कि टैरो हमें प्रिडिक्ट नहीं करेगा, टैरो हमें गाइड करेगा, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे करियर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, कि अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए जिससे हम ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, और आगे हमें क्या करना चाहिए जिससे अपनी लाइफ को हम बेटर बना पाए। ये है। आप जैसे टैरो कार्ड रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एक बड़ा एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा सवाल है कि आपने ये जो अपने क्षेत्र की जो एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय महारत हासिल की, तो आपने किसी कोर्स के जरिए किया, या आपने सेल्फ अपने आध्यात्मिक पावर के द्वारा ये एनर्जी, ये शक्तियां ज्योतिष की प्राप्त की, या किसी गुरु के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हुआ? ये चीजें एक तरह से मेरे लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी थी। मुझे बचपन से इस चीजों का रुझान बहुत ही था, एस्ट्रोलॉजी का भी और न्यूमरोलॉजी का भी। जो कुछ टाइम के लिए मैं मतलब मानती हूँ कि लाइफ की कुछ मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा थी, उस वजह से मैं उस टाइम उस चीज को फुल फ्लेज कर नहीं पा रही थी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से ये था, तो मैं हमेशा उसको नॉलेज के थ्रू, बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, लोगों के थ्रू, स्पिरिचुअल लीडर्स के थ्रू उनको मैं मतलब उसको गेन करती थी उस नॉलेज को। और फिर उसके बाद फिर मैंने जैसे से करके मतलब अपने नॉलेज को आगे बढ़ाया, अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाया। अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें और भी आगे मतलब कुछ अच्छा इन्वेंट करने की जरूरत है, जिससे कि मैं और भी इसमें ब्लेंडेड और क्या नया ला सकती हूँ, लोगों की और हेल्प कैसे और कर सकती हूँ। फिर मैंने 5 साल पहले मैंने टैरो को भी मतलब इंट्रोड्यूस किया अपनी लाइफ में, तो टैरो को भी मैंने अपने लाइफ में इंक्लूड किया। तो अब मेरे पास जो तीनों चीजें हैं, अब फिर मैंने ये चीज सीखी कि अब मुझे तीनों का इस्तेमाल करके मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तो नॉलेज, विजडम और एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं उन तीनों का ब्लेंड करके लोगों की हेल्प करती हूँ। मैम, अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। आपका एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल मैसेज होगा हमारे भारतीय समाज के लिए। मैम, जो लोग परेशानी में हैं, संकट में हैं, मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, लड़के लड़कियों की, जिनके रोजगार नहीं चल रहे, या जो लोग कर्जे में हैं, जिनके रोजगार नहीं है, मैम मैं चाहता हूँ कि लोगों को आप बेस्ट कुछ ऐसे टिप्स दें, लोगों को कुछ अपनी एडवाइस दें, ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य का प्रकाश हो। देखिए, जो लोग मिडिल एज के हैं तो वो उनको अपने लाइफ का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए तो उनको तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने, और ऐसा आइडियल काम करें जिससे बच्चे आपको देख के सीखे। क्योंकि क्योंकि बच्चे हमें ही देख के सीखते हैं। अगर हमने अपना करेज कहीं पर खो दिया, अपना कॉन्फिडेंस नहीं रखा, और अगर उनके सामने हमने शो कर दिया कि हम फेलियर है, तो हमारे बच्चे भी वो फेलियर, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ डाउट अपने अंदर लेके जाएंगे कि हमारे माँ बाप नहीं कर सके तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आने वाली जनरेशन भी वैसे ही जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ पेरेंट हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए आइडल बने। भले कितनी ही परेशानियां आए, लेकिन अपने
कॉन्फिडेंस को, अपनी करेज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मुझे हम हिम्मत रखनी है, हर चीज से डट के मुकाबला करना ही है, चाहे फिर मुझे उसको जैसे तैसे करके अपने अंदर हिम्मत को लाना पड़े, अपने कर्म सही करने पड़े, या फिर मुझे अपने धर्म में जुड़ना पड़े, लेकिन मुझे अपने बच्चों को सही आइडियल पेरेंट बन के दिखाना है। क्योंकि आज जो मैं नींव डालूंगा, ये डालूंगी, तो वो मेरे बच्चों तक जाएगा। अगर आज मैंने गलत नींव डाल दी, तो आने वाली जनरेशंस भी फिर मेरे को देख के ही वो फेलियर महसूस करेंगे, लॉस महसूस करेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, हमें फेलियर का सामना ही करना है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हिम्मत हार गए हम। ठीक है, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, हिम्मत रखनी है, और अपने कर्म सही करने हैं, और डट के मुकाबला करना है हर चीज का, कि हमें अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है, उनको फेलियर का नहीं सामना कराना, हमें उनको डट के मुकाबला सामना करना सिखाना भी है, कि हमें अपने लाइफ में जीतना है। और जीतते कैसे? सही माइंडसेट रख के, पॉजिटिव माइंडसेट रख के, अपना करेज, कॉन्फिडेंस को बरकरार रखे, और तभी, और धर्म और कर्म दोनों सही रखे, जब हम रास्ता चुनेंगे तो हमारे हर काम आसान होते चले जाएंगे, और हमारे आने वाली जनरेशन को भी हमें यही मैसेज पास ऑन करना है। अब रही बात जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कि थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया से, कि सोशल मीडिया में जो देख लिया हमने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। हमें खुद को समझना होता है, चमत्कार रेमेडीज में नहीं होते, चमत्कार मैजिक जो होता है वो हमारे सेल्फ बिलीफ में होता है। जब तक अगर हम खुद पे भरोसा नहीं करते ना, तो कोई भी मैजिक आपका रेमेडीज आपको मैजिक नहीं दिला सकता। अगर आप आधे अधूरे मन से कोई भी रेमेडीज करोगे, आप इंतजार ही करते जाओगे पूरी जिंदगी की, आपका जो आपने विश करी आपका कोई मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके मन में डाउट आ गया, आपके अंदर करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, प्लस आपने उस मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए आप खुद कर्म क्या किए? क्या आपने कुछ स्टेप्स लिए? आपने विश कर ली कि भगवान मेरी अच्छी जॉब लग जाए, लेकिन आपने स्किल्स अपग्रेड किए आपने मैनिफेस्टेशन के लिए भगवान को चिट तो लिख के दे दी, आपने स्विच वर्ड भी लिख लिया, आपने मंत्र जाप भी कर लिया, लेकिन आपने खुद क्या किया? खुद का कर्मा क्या किया आपने? क्या आपने स्किल्स अपग्रेड किए? कभी कभी हमें ये खुद समझने की जरूरत होती है। मैं एक जॉब के तौर पे लेके बताती हूँ कि अगर हम जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें उस हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही है, काफी टाइम से हम जॉबलेस है, तो हमें ये समझने की जरूरत है, अगर आप जॉबलेस हो तो कई बार आपको खुद को चेक करने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्किल्स के अंदर कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके खुद के अंदर कोई चीज सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और या फिर आपको कुछ अपने स्किल्स अपग्रेड करने की जरूरत है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, करेज लाने की जरूरत है। और फिर आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि जरूरी नहीं कि हर चीज आपकी जॉब से रिलेटेड ही हो। कई बार अगर लंबे टाइम से अगर आपकी कोई जॉब नहीं लग पा रही है, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, कई बार साल भर हो जाता है लोगों को जॉब ढूंढते ढूंढते उनको, तो आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग लो इन्वेस्टमेंट से अपने माइंड और आइडिया को यूज करके, क्रिएटिविटी यूज करके कोई छोटा स्टार्टअप भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई अपना बिजनेस छोटा सा स्टार्ट कर सकते हो जो कि क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो। आजकल की जनरेशन तो कर सकती है, क्योंकि आजकल इतनी चीजें स्टार्टअप बेस्ड हो गई है, बस आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत है, और लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। जब जॉब लगेगी तब लगेगी, लेकिन जब तक नहीं लग रही है तो अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। आप अपने हो सकता है आपका कोई स्टार्टअप ही आपके लिए मैजिक क्रिएट कर ले। तो ये हमें समझने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें टाइम ये सिखाने के लिए आता है कि कहीं हमें अपनी पोटेंशियल को सेल्फ डाउट पे नहीं रखना, अपने पोटेंशियल को अपने उभारना है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, अपनी क्रिएटिविटी लेकर आनी, इनोवेशन लेकर आनी है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ लैग कर रहे हैं। और हो सकता है कि हम जॉब ना करके बिजनेस में आगे आ जाए, हो सकता है कोई क्रिएटिव आइडिया या कोई इनोवेटिव आइडिया हमारा क्लिक कर जाए, हमारा बिजनेस ही इतना चल पड़े, हमें जॉब की जरूरत ही ना पड़े। तो ये चीज हमें थोड़ा सा विजडम लाने की जरूरत है। हर चीज मैजिक हमारे रेमेडीज में नहीं होता, हमारे सेल्फ उसमें होता है, सेल्फ बिलीफ में होता है। हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारा करेज, हमारा कॉन्फिडेंस ही हमारे रेमेडीज में, मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। ये सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना कितना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं विष्णु अग्रवाल डेली इंडिया टाइम्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम।